नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइन्स इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ कॉन्स्टिट्यूशन की महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सिस्टम पर डिस्कस करूंगा, जिसमें राष्ट्रपति पर सामान्य परिचर्चा मैं रखूंगा। राष्ट्रपति, अब प्रश्न उठता है कि भारत में श्रेष्ठ कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो जाहिर सी बात है कार्यकारिणी प्रमुख के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री को हम देखते हैं। लेकिन वास्तविक मुखिया प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को देखते हैं, लेकिन वास्तविक मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री को देखा जाता है। अब यह है कि शक्तिशाली कौन, अधिक शक्तिशाली कौन, ये बहस का मुद्दा हो जाता है। कई बार प्रश्न होता है भारत में राष्ट्रपति रबर स्टैम्प है, और इसके बाद भी राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली कहा गया, या हम राष्ट्रपति को सिर्फ मात्र कहते हैं, वास्तविक में होता नहीं। अब इसमें संविधान क्या कहता है? अगर हम संविधान को देखें तो संविधान कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रमुख होगा, भारत का राष्ट्रपति हेड ऑफ द कंट्री होगा। तो संविधान अनुसार तो भारत का हेड, भारत का राष्ट्रपति, इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रमुख होता है। सामान्य दिनों में प्रधानमंत्री प्रमुख दिखाई देता है क्योंकि समस्त शक्तियां उसमें समाहित हैं, लेकिन असामान्य दिनों में राष्ट्रपति ही प्रमुख हो जाता है। असामान्य दिन जैसे इमरजेंसी, जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सम्मुख यह बात स्पष्ट कर देता है कि राष्ट्र की शासन व्यवस्था उसके द्वारा अब संचालित नहीं हो पा रही, राष्ट्र में शासन सुशासन नहीं हो पा रहा है, लॉ ऑफ ऑर्डर बिगड़ गया है, ऐसी सब सिचुएशन में राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं और राष्ट्रपति एक बार को 18 तरफ हो जाता है, यानी 18 हाथ वाली दुर्गा। अब वो समस्त शक्तियों, समस्त स्वामी और राष्ट्रपति इस समय आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल के बाद राष्ट्रपति उस वक्त सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए कानून उस समय मान्य होंगे और सीधे राष्ट्रपति द्वारा संचालित हो जाएगा। राष्ट्रपति सीधे कानून बना सकता है, जो कि प्रधानमंत्री भी सीधे कानून नहीं बना सकता, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को कोई कानून बनाना है तो उसे संसद से पास कराना होगा। संसद में पक्ष विपक्ष दोनों ही व्यक्ति इसके पर बहुमत करेंगे और उसके बाद कोई कानून पास हो सकता है, फिर राष्ट्रपति का उस पर दस्तखत होता है। अब इस दृष्टिकोण से राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली दिखाई देता है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है, इस पर चर्चा करें तो वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो राष्ट्रपति बन सकता है। उसने कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी करी, 35 एज माना गया है राष्ट्रपति बनने के। वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। लोकसभा के सदस्य के दृष्टिकोण से लोकसभा के सदस्य निर्वाचन के संबंध में जब हम आपको अध्ययन कराएंगे तो वहां इसके योग्यता का वर्णन करेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो चुनाव के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को नहीं, वरन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति डायरेक्ट इलेक्शन, जैसा कि हम प्रधानमंत्री का देखते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति यानी इसे हम डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते, हमारे द्वारा इलेक्टेड लोग मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज का फॉर्मेशन करते हैं और वो इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का चयन करता है। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी जिसमें हम संसद के निर्वाचित सदस्य को रखते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है निर्वाचित सदस्य, यानी इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड, यानी कि किसी को जो नॉमिनेट किए गए हैं, जैसे दो एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति लोकसभा में व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, तो ऐसे नॉमिनेटेड व्यक्ति शक्ति नहीं रखते हैं राष्ट्रपति के चयन में। इसी प्रकार से 12 वो सदस्य जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं विभिन्न क्षेत्रों से, वो नॉमिनेटेड लोग भी राष्ट्रपति के चयन के लिए नहीं आ सकते। 70वें संविधान संशोधन 1992 में इसमें एक तथ्य और जोड़ा गया, वो था राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी अब निर्वाचन मंडल में यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं
और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति से होता है। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, देश के समस्त राज्यों के विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचन मंडल का निर्माण किया जाता है। यहाँ पे एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अब ये टिपिकल कॉन्सेप्ट है, अनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन के अनुसार क्षेत्र पे, अब यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, मैं कुछ डेप्थ में बताने जा रहा हूँ। किसी एक एरिया में जितने लोग रहते हैं उनके अकॉर्डिंग उस सांसद या उस विधायक की वैल्यू निर्धारित होती है। जैसे अगर हम कहें कि सिक्किम के किसी एक सांसद, तो सिक्किम में जनसंख्या कम है, 50,000 पर भी एक सांसद निर्मित हो जाए। वहीं अगर हम यूपी के एक छोटे से जिले में देखें या एक बड़े जिले को भी ले लें, इलाहाबाद ले लें, तो यहाँ पर लगभग 20 लाख पर एक सांसद तैयार होता है। यानी एक सांसद 20 लाख पर चयनित होगा और एक सांसद 50,000 पर चयनित होगा। अब अगर हम दोनों सांसदों की वैल्यू इक्वल रखेंगे तो ये वास्तविक रूप से अनुपयुक्त होगा, क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली के अनुसार लोगों के मत का सृजन होना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनुपात के प्रतिनिधित्व, तो सिक्किम के सांसद के अनुपात के अनुसार उस सांसद की वैल्यू और इलाहाबाद के सांसद के लोगों के अनुसार यानी यहाँ के वॉल्यूम यानी जनसंख्या के अनुसार यहाँ के सांसद की वैल्यू श्रेष्ठ होगी और पॉइंट ज्यादा बनेगा। इसे कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमण मत पद्धति का मतलब है यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा 2 से 3-4 लोगों को वोटिंग की जाएगी अपने पसंद को। मेरी पहली पसंद ये, मेरी दूसरी पसंद ये, मेरी तीसरी पसंद, चौथी पसंद। अब आप अपनी पसंद को इंडिकेट करेंगे और हर एक, मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए और चारों को हमने ABCD क्रम में सजा दिया। अब यहाँ पर सारे मतों को जोड़ा जाए यानी सबकी पसंद, तो A को, B को, C को, D को कुछ पॉइंट्स मिले आपके द्वारा चयन करने के हिसाब से। इसी तरीके से सारे जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य हैं वो अपने अपने वैल्यू ऑफ वोट के अनुसार सबको वोट देंगे और उनकी वैल्यू ऑफ वोट के अनुसार सबकी पॉइंट्स निर्धारित किए। अब एक एक व्यक्ति की यानी एक एक उम्मीदवार की वैल्यू ऑफ पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा और उनके वैल्यू ऑफ पॉइंट्स को जोड़ करके उनका निर्धारण होगा कि वो कितनी शक्तिशाली बनते हैं, उनको कितना मत, उनकी कितने पॉइंट्स बने, मत कितना होंगे। अब इस दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा, यानी ये नहीं होगा कि सबसे ज्यादा लोगों ने किसको चयन किया, यानी यहाँ पे ये है कि सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसको मिले, इसे कहेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अनुपात के प्रतिनिधित्व के आधार पर तब उस चयनित व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए चुना जाए। आर्टिकल 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां, वेतन भत्ते और कार्यालय के संबंध में कुछ छूट दिए गए हैं। उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, पद के गौरव के अनुरूप अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। वर्णन किया पद के गौरव के अनुरूप, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, पद के गौरव को, अब उसके प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग उसे सम्मान दिया जाए, प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी अगर उसने कहा कि BMW कार राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति यूज कर रहे हैं, तो उनके भी गौरव के अनुसार उन्हें भी BMW कार दी जाएगी। इस प्रकार से पद के गौरव के अनुरूप राष्ट्रपति को परिलब्धियां दिया जाता है। राष्ट्रपति को अन्य भत्तों और सुविधाओं के अतिरिक्त 5 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। राष्ट्रपति चूंकि सुप्रीम ऑफ द कंट्री है, इसलिए उसका वेतन 5 लाख रुपए और उससे निम्न वेतन सभी अधिकारियों का फिर सुनिश्चित होता है। अवकाश ग्रहण कर लेने के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति को 2.5 लाख रुपए यानी वेतन का आधा यानी 50% पेंशन मिलता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित, प्रतिरक्षित, ये 3 शब्द ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, दैट इज संविधान को संरक्षित, सुरक्षित, प्रतिरक्षित। यह ध्यान देने वाली बात है किसके विषय में पूछा जाता है, देश को, संविधान को, तो यहाँ पे है आंसर संविधान को। संविधान को संरक्षित, सुरक्षित और प्रतिरक्षित करने का शपथ लेता है, यानी इन कार्यों का वो शपथ लेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया जाता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के बीच में ही रिक्त हो जाएगा, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यानी कि अगर वो पदच्युत हो गया तो अगले 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं, अब पूरे 5 इयर्स के लिए नया राष्ट्रपति नियुक्त होगा, 5 साल के लिए। राष्ट्रपति अपने पद का, अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ना तो उसकी गिरफ्तारी के वारंट को जारी किया जा सकता है और ना ही उसे कैद में लिया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का कोई उस पर दावा है किसी व्यक्ति का, तो 2 महीने के नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया गया? राष्ट्रपति को ये एक अनंत शक्ति क्यों प्रदान की गई? क्योंकि राष्ट्रपति देश का मुखिया है और अगर कोई छल प्रपंच या किसी कारणवश राष्ट्रपति को जेल हो जाए, राष्ट्रपति के मस्तिष्क को डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, तो देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है। ऐसी स्थिति को देखकर अन्य देश से आक्रमण हो सकता है, पड़ोसी आक्रमण कर सकता है, बहुत से ऐसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। अतः राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल में उसके विरुद्ध किसी प्रकार के न्यायालय में नहीं बुलाया जाएगा, ना ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, ना ही उसके खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा। ये राष्ट्रपति को शक्तियां प्रदान किया गया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 साल उसके कार्यकाल को रखा गया, किंतु भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान तो राष्ट्रपति यदि अपने पद से उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, कई बार यह प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा गया। अब उसको शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, और वह अपना त्यागपत्र सौंप सकता है तो उपराष्ट्रपति के सम्मुख। भारत का राष्ट्रपति किस विधेयक में अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकता? यह है वित्त विधेयक। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए हुआ ये कि 44वां संविधान संशोधन में करके राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की स्थिति में थोड़ा संशोधन किया था। चलो, सबको मेरी आवाज आ, आप सभी लोग मेरी आवाज? ओके, तो चलिए 44वां संविधान संशोधन पर चर्चा हो रही है। तो आप लोग अपना अपना वॉइस म्यूट कर लें। और मैं रिकॉर्डिंग फिर से लिंक कर देता हूं। तो 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद से जो परामर्श प्राप्त होगा उसके संबंध में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मंत्रिपरिषद को इस परामर्श पर विचार करने के लिए कहे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को जो परामर्श प्राप्त होगा, राष्ट्रपति उस परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे ही करेंगे। अब इस प्रकार से देखा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियों को सामान्य दिनों के दृष्टिकोण से थोड़ी कटौती, थोड़ी कैंची चला सकती है।
यानी कि कोई बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस बिल पर विचार करेगा। अगर राष्ट्रपति उस बिल से असहमत है, किसी बिंदु से असहमत है, उसमें थोड़ा संशोधन चाहता है, तो वह मंत्रिपरिषद यानी संसद के सम्मुख पुनः उसको प्रस्तुत करेगा। मंत्रिपरिषद उस पर विचार विमर्श करके परामर्श पर उस पर विचार करेगा, उससे संशोधन कर सकता है या उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसे वापस राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति अब इस वक्त उस बिल को डिसॉल्व नहीं करेगा, उस बिल को स्वीकार करेगा, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। मनी बिल के संबंध में राष्ट्रपति यह कार्य 14 दिन के अंदर करेगा, नहीं तो मनी बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, क्योंकि वित्त का संबंध है, वो विलंब होगा तो राष्ट्र का नुकसान। अन्य बिलों के संबंध में उसे राष्ट्रपति दस्तखत करने के लिए दूसरी बार बाध्य है, परंतु अब यहाँ पर राष्ट्रपति के पास एक अनन्य शक्ति है जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। राष्ट्रपति बिल पर दस्तखत करने के लिए बाध्य है, परंतु कब तक ये स्पष्ट नहीं। राष्ट्रपति अब उसको अपनी सुविधा अनुसार जब चाहेगा तब, तो राष्ट्रपति ने बिल को जेब में रखा और उसके बाद अब वो जब चाहेंगे तो उस पर दस्तखत करेंगे। ये उनके वीटो पावर है। राष्ट्रपति को यहाँ पे एक प्रकार से अनन्य अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये मैंने भी आपको राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य समझाया, सामान्य परिचर्चा की।